गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 9th का एक बायोलॉजी का चैप्टर है। तो ऊतक से पहले हम जानते हैं कि ये ऊतक होता क्या है। ऊतक से पहले थोड़ा हम एक लाइन कोशिका के बारे में जान लेते हैं जो कि इससे पहला चैप्टर का बात है। तो चलिए, क्या होता है कि जो भी सजीव जीव है ना, जो भी सजीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। या तो किसी के पास एक कोशिका हो सकता है, किसी के पास मिलियंस कोशिका हो सकते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में मिलियंस कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिका होते हैं। और कुछ जीव एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे हो गया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो होता है ना अमीबा सब, इसमें एक ही कोशिका होता है। और ये सिर्फ एक कोशिका के द्वारा ही अपने बॉडी के सारे कार्यों को करने का काम करता है। जैसे मान के चलिए कि उसको भोजन लेना हो तो भोजन भी लेगा, फिर उसको पचाएगा भी, सही से उसका पाचन भी करेगा, और पाचन करने के बाद उसका उत्सर्जन जो करेगा, ये सारे के सारे वर्क वो एक ही कोशिका से करेगा। लेकिन हम लोग में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये जो कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह, यही ऊतक कहलाता है। तो कुल मिला के हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का वैसा समूह जो कार्य, संरचना, उत्पत्ति में क्या हो, समान हो, तो वो मेरा ऊतक कहलाता है। अब जो ऊतक हम लोग में भी हो सकते हैं, अर्थात जीव जंतु में भी होते हैं, जंतु में भी हो सकते हैं, और पादप में भी हो सकते हैं। तो पादप और जंतु दोनों किससे मिलकर बना हुआ है, तो ऊतक से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज हम पादप ऊतक के बारे में इसमें डिटेल से जानेंगे, और ये मेरा मेनली NCERT पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मेरा हेडिंग डालेंगे ऊतक, ओके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू। टिश्यू हो गया। तो उसका का डिफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का वैसा समूह, जो लिखते हैं आप लोग भी लिखिए, कोशिकाओं का वैसा समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जो कार्य, संरचना एवं उत्पत्ति में समान हो। उत्पत्ति में समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। अब ये मेरा दो प्रकार का ऊतक होता है कि जस्ट हमने डिस्कस किया था कि ऊतक मेरा दो प्रकार का होगा। एक हो जाएगा मेरा जंतु ऊतक और एक हो जाएगा मेरा पादप ऊतक। चलिए, एक नंबर में मेरा ये ऊतक जो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मेरा पादप ऊतक। एक नंबर पे क्या हो गया, ये हो गया पादप ऊतक। और दो नंबर पे रहता है जंतु ऊतक। क्या हो जाएगा दो नंबर पे, ये हो जाएगा जंतु ऊतक। ओके, तो आज हम डिटेल से देखेंगे पादप ऊतक के बारे में। खास करके पादप ऊतक और जंतु ऊतक में दोनों में डिफरेंस मोटा मोटी ये होता है कि ये जो पादप ऊतक है ना, इसका अधिकांश कोशिका मृत होता है। ये पादप ऊतक का क्या होगा, जो अधिकांश क्या होगा, इसका जो अधिकांश कोशिका रहेगा, ये जो इसका अधिकांश कोशिका क्या होता है, ये मृत होता है। अधिकांश कोशिका क्या होता है, मृत होता है ना। और इसके ऊतक को क्या होता है कि कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस का हिंदी होता है अनुरक्षण। आप देखते होइएगा कि हम लोग जैसे ठंड के मौसम में ठंड के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ठंडी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, हमेशा का हमेशा वो लोग वैसे नगनीय होता है। तो कुल मिला के बात ये कहा जाता है कि हम लोग को ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। समय के अनुसार हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, परंतु पेड़ पौधे कोई भी समय हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा एक जगह अपना रहता है। तो कुल मिला के ये बात हुआ कि हम लोग को ज़्यादा मेंटेनेंस से ज़्यादा अनुरक्षण चाहिए, इसीलिए हम लोग हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और पेड़ पौधों की कम एनर्जी चाहिए। पेड़ पौधों को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पौधे में क्या होता है कि इसमें अनुरक्षण की कम आवश्यकता, इसमें लिखिए, इसमें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। कम अनुरक्षण की इसमें कम। और जंतु तक में क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या होता है, अस्थायी होता है ना, एक जगह रहता है, इसमें किसी प्रकार का
गति नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा जंतु ऊतक में, और इसका अधिकांश कोशिका क्या होता है, जीवित होते हैं। हम लोग का अधिकांश कोशिका बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ये क्या होता है, ये जीवित कोशिका इसमें होता है। इसमें क्या होता है, तो ये जीवित कोशिका से बड़ा होता है। ये जीवित कोशिका से बना होता है। और दूसरा इसमें ये लिखिएगा कि इसमें ज़्यादा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है प्लांट के तुलना में। तो इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की अपेक्षा ज़्यादा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस जो होता है ना, यही इसी को कहा जाता है ना, ज़्यादा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मोटा मोटी दोनों में वही 2-3 डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम पादप ऊतक के बारे में विस्तार से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जो अब ये जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक भी 2 प्रकार का होता है। एक तो वो ऊतक होता है जिसमें वृद्धि होता है। पादप में 2 पोर्शन देखिएगा, कि पहला ये कि जिसमें आप वृद्धि होते हुए देखिएगा, जैसे पौधे के लंबाई में देखिएगा कि वृद्धि होते ही आप लोग देख सकते हैं कि उसमें वृद्धि होता है। 10 दिन में कुछ और है, 10 दिन कोई आप पौधा लगाइए और 10 दिन के बाद उसको देखिएगा कुछ न कुछ उसमें वृद्धि हो जाता है, उसका जड़ भी नीचे की ओर जाता है, फिर उसका कुछ मोटाई भी बढ़ता है, जिस तना का मोटाई ये भी बढ़ने का काम करता है। तो पौधे में एक वो पोर्शन होते हैं कि जिसमें वृद्धि, जहाँ पे वृद्धि होता है वहाँ पे एक ऊतक पाया जाएगा, और एक वो जगह होता है कि जहाँ पे आपको वृद्धि दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे एक ऊतक पाया जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं कि पहला होता है कि जो पादप ऊतक होता है। चलिए मैं ये जो पादप मेरा ऊतक होता है, पादप ऊतक, ओके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, जो पादप ऊतक होते हैं ये आपका हो जाएगा 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा वो जगह जहाँ पे पौधे में वृद्धि होता है, अर्थात वहाँ जो ऊतक पाया जाएगा उसको विभोज्य ऊतक कहा जाता है। इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, विभोज्य ऊतक। इसको विभोज्य ऊतक कहा जाता है, इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक, इसको कहा जाता है। और दूसरा जो होता है जिसमें वृद्धि, जिसमें अर्थात सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होता है, तो वो मेरा होता है एक अस्थायी ऊतक। कौन सा हो जाएगा, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, और अस्थायी ऊतक इंग्लिश क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। इसका क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि विभोज्य ऊतक क्या होता है, कि विभोज्य ऊतक की वहाँ पाया जाता है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे वृद्धि होता है। और यही विभोज्य ऊतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब सेल डिवीजन की क्षमता ये खो देती है, अर्थात इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता जब समाप्त हो जाती है, तो यही टिश्यू कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होकर यही अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये जब विभाजन करने की क्षमता खो देती है तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो इसमें मेरा देखिए, इसमें समांतर 3 होता है, इसका समांतर 3 पार्ट होता है। चलिए ये देखिए, इसका जो पहला होता है ना, वो होता है शीर्षस्थ, जो पौधे के लंबाई में जो वृद्धि करता है वो होता है शीर्षस्थ, ओके। और दूसरा होता है पार्श, दूसरा होगा पार्श, और तीसरा हो जाएगा अंतर्वेशी। शीर्षस्थ को कहा जाता है एपिकल टिश्यू, इसको एपिकल कहा जाता है। लेटरल टिश्यू, इसको इंटरकैलरी, ये हो गया इंटरकैलरी टिश्यू। तो शीर्षस्थ को बोला जाता है एपिकल, पार्श को कहा जाता है लेटरल, और अंतर्वेशी को कहा जाता है इंटरकैलरी टिश्यू। हो गया ये है ना, ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया, ये इसका जड़ हो गया। फिर से ये करते हैं, ये प्लांट का क्या हो गया, रूट हो गया। ये क्या हो गया, रूट, इसको क्या बोला जाता है, जड़। क्या बोलेंगे, इसको जड़ कहेंगे, ठीक ना।
और एक वर्ड आई यहाँ पे, इसका नोड्स है। ये कौन सा पोर्शन हुआ? नोड। अच्छा, नोड क्या होता है? मैं नोड के बारे में ज़रा आप लोगों को बताऊँ कि जहाँ पे दो या दो से अधिक बिंदु का मिलन होता है ना, उसी को नोड कहा जाता है। जैसे मान चलिए इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़िएगा कि यहाँ पे एक वायर जा रही है और एक वायर इससे यहाँ से निकला, तो ये जो पॉइंट हो गया ना, जहाँ से कुछ, यहाँ देखिए क्या बिंदु, एक यहाँ से आया, एक ये हो गया, एक ये हो गया ना, तो दो या दो से अधिक का ये जो होता है ना, वही क्या कहलाता है? नोड कहलाता है ना। ये जो मिलावट बिंदु नोड कहलाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ से जो निकला है ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। अब देखिए कि मेरा पहला जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, शीर्षस्थ, तो ये जो सबसे टॉप वाला पोर्शन पर होता है, ये मेरा होता है शीर्षस्थ। क्या हो जाएगा मेरा? ये शीर्षस्थ हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिकल कहा जाता है। ये भी टॉप वाला पोर्शन है, ये भी मेरा हो जाएगा शीर्षस्थ हो जाएगा। और अभी जो मैंने जिक्र किया था नोड का, जैसे ये हो गया मेरा नोड और यही मेरा हो गया नोड। ये जो नोड पे जो टिश्यू पाया जाएगा वो मेरा होता है अंतर्वेशी ऊतक, अर्थात इंटरकैलरी टिश्यू। तो ये मेरा हो जाएगा अंतर्वेशी। ये हो जाएगा कौन सा मेरा? अंतर्वेशी ऊतक हो जाएगा। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक वहाँ पाया जाएगा खास करके जो एपिकल होता है ना, एपिकल के जस्ट पहले ये इंटरकैलरी। मान चलिए कि ये मेरा एक डाली है, इसको क्या किया कि कोई बकरा खा गया, ठीक है ना, कोई बकरा इसको खा गया। अब जो इसमें जो फिर से दोबारा जो वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, तो दोबारा जिसमें वृद्धि होगा ना, वो वृद्धि कराने का काम करेगा अंतर्वेशी अर्थात इंटरकैलरी ऊतक। क्योंकि शीर्षस्थ को तो वो खा चुका है, क्योंकि ये टॉप वाला पोर्शन शीर्षस्थ होता है, शीर्षस्थ को खा चुका है, जैसे ये भी है। जैसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा मेरा एपिकल हो जाएगा। और उससे पहले जो ये होता है, ये मेरा होता है इंटरकैलरी टिश्यू। कौन सा होता है? इंटरकैलरी। ये हो जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो पौधे के नोड्स होते हैं, नोड्स पे इंटरकैलरी टिश्यू अर्थात अंतर्वेशी ऊतक कहा जाता है। और जो टॉप वाले पोर्शन होते हैं, जहाँ पे प्राथमिक वृद्धि करते हैं, वो जो प्राथमिक वृद्धि कहाँ करते हैं? जैसे हमने एक प्लांट को लगा दिया, तो लंबाई बढ़े, लंबाई में उसका वृद्धि होगा, और साथ ही साथ नीचे में जो रूट होता है ना, जड़ में भी ये वृद्धि होगा। ये जो वृद्धि वाला पोर्शन पे यहाँ भी कौन सा पाया जाएगा? तो ये जो मेरा शीर्षस्थ ऊतक पाया जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरा? ये शीर्षस्थ ऊतक ही होगा नीचे में भी। ओके, और मेरा तीसरा बच गया पार्श्व ऊतक। ये पार्श्व ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू का मेन काम होता है कि इसके तना के मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है, अर्थात जिसको गिर्थ कहा जाता है इंग्लिश में। तो गिर्थ बढ़ाने का काम करता है, मोटाई बढ़ाने का काम करता है लेटरल टिश्यू। तो ये मेरा तना हो गया, और इसके जब मोटाई में वृद्धि होगा वो हो जाएगा मेरा किसके वजह से? पार्श्व ऊतक के वजह से, है ना। इसी को कहा जाता है गिर्थ भी कहा जाता है, गिर्थ कहा जाता है। अच्छा, इसमें मोटाई होगा किसके वजह से? तो ये हो जाएगा अंतर्वेशी नहीं बल्कि पार्श्व ऊतक के वजह से ये हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा आपका विभुज ऊतक समझ गए। तो अब बताते हैं अस्थायी ऊतक। तो अब इसको करते हैं इरेज, इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए। दूसरा बताए थे कि दूसरा क्या होता है कि एक अस्थायी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक हो जाएगा? अस्थायी ऊतक। अब अस्थायी ऊतक भी होता है दो प्रकार का। अस्थायी ऊतक दो प्रकार का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेरा हो जाएगा एक सरल अस्थायी ऊतक। ये हो जाएगा सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा जो हो जाएगा ये जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक, इसी को कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, अभी अस्थायी ऊतक बनता कैसे? इससे पहले भी हमने बताया था कि जो अस्थायी ऊतक बनता है कि जो विभोज ऊतक होते हैं, यदि वो सेल डिवीजन की क्षमता उसमें समाप्त हो जाता है, कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाता है,
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी में दो प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो सरल अस्थायी हो गया, और जो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो हो जाएगा जटिल अस्थायी ऊतक। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी, सिंपल परमानेंट टिश्यू को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं 3 प्रकार, कितने प्रकार के हो जाएगा मेरा, 3 प्रकार का हो जाएगा। तो पहला जो ये होता है मेरा, इसमें होता है पहला पेरेन्किमा। कौन सा, पेरेन्किमा। मेरा पहला पेरेन्किमा होता है, और इसका दूसरा जो होता है कोलेन्किमा होता है। दूसरा इसका मेरा कोलेन्किमा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा, अब मैं परमानेंट वाला को मिटा देता हूँ, अभी सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से, है ना। और तीसरा जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा एस्क्लेरेन्किमा, एस्क्लेरेन्किमा। ओके, अब देखिए ये जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं इसको सपोर्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है सपोर्टिव टिश्यू, मतलब कि ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है पौधों में। इसको सपोर्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए जो पेरेन्किमा होते हैं इसका जो मेन जो काम होता है, पहला ये तो पहले यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। पहला क्या करेगा, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। ओके, पहला ये यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, और दूसरा कि भोजन को संचय करेगा, फूड स्टोर करने का काम करता है। क्या करेगा, ये भोजन को संचय करेगा, भोजन को स्टॉक लिखते हैं सीधा, भोजन को स्टॉक करेगा। ओके, और उसके बाद इसमें ये देखें इसका कोशिका जीवित होता है। जो पेरेन्किमा क्या होता है, जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका कोशिका जीवित होती है। और तीसरा ये देखना है कि इसके कोशिकाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है, कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। इसके कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। कोशिका, और उसके बाद इसमें क्या होता है, ठीक ना, ये जीवित कोशिका होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अभी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। इसमें कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है। और इसमें एक बार और भी रखिएगा कि जैसे हम लोग कोई पौधा देखते हैं कि पौधा का जो बाहर वाला छाल होता है जिसको कौड़ कोशिका कहा जाता है, यदि उसको हम हटाते हैं तो अंदर में ग्रीन टाइप का दिखाई देता है। तो वो पेरेन्किमा का एक पार्ट होता है, उसको कहा जाता है क्लोरेन्किमा, ठीक है ना, उसको कहा जाता है क्लोरेन्किमा। तो एक जो क्लोरेन्किमा के बारे में लिख लीजिए, ये जो क्लोरेन्किमा होता है वो जो दिखाई देता है वो होता है क्लोरेन्किमा। और इसी को कहा जाता है हिंदी में, इसको हरित ऊतक कहा जाता है। पूछता है कि हरित ऊतक किसको कहा जाता है, क्लोरेन्किमा को हरित ऊतक के नाम से जाना जाता है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। तो एक बार फिर से देखिए कि सरल अस्थायी ऊतक के बारे में हम पहला पढ़े थे पेरेन्किमा। तो पेरेन्किमा क्या काम होता है कि यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। ये इसका कोशिका जीवित होता है, और इसकी कोशिकाओं के बीच का स्थान ज़्यादा होता है, मतलब कोशिका अलग दूर दूर पे होता है। और इसी में क्या होता है क्लोरेन्किमा, और क्लोरेन्किमा को हरित ऊतक के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और अब पढ़ेंगे कोलेन्किमा, तो इसको हम इरेज करते हैं, पढ़ेंगे कोलेन्किमा। ओके, देखिए कोलेन्किमा का मेनली क्या होता है
कि ये जो है ना यांत्रिक सहायता तो ये भी प्रदान करेगा। पहले तो ये बात लिखना है सब में क्या, कि ये भी क्या करेगा, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट जिसको कहा जाता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। और साथ ही साथ इसका मेन जो काम होता है ना, पौधों में लचीलापन प्रदान करने का काम करता है कोलेनकैमा टिश्यू। अब देखते होइएगा कोई पहले इस तरह से कितना भी मोड़ देते हैं ना, नहीं टूटता है ना, तो मतलब उसमें कौन सा है, कोलेनकैमा। जो जितना जिसमें लचीलापन होता है, मतलब ये हुआ कि उसमें उतना ज़्यादा कोलेनकैमा टिश्यू पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन लचीलापन पौधों में ये लचीलापन प्रदान करने का काम करता है कौन सा, कोलेनकैमा। और ये साइड से क्या होता है, ये शंकु, मतलब कि इसका जो शेप एक अलग टाइप से होता है। और ये क्या होता है कि ये कोनों पर मोटी होती है। और साथ ही साथ इसका ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो, इसका भी कोशिका, ये भी जीवित कोशिका, जैसे मेरा पेरेन्कैमा जीवित कोशिका था ना, उसी प्रकार से कोलेनकैमा भी, ये भी जीवित कोशिका होता है, इसमें भी जीवित कोशिका होता है। इसमें भी मेरा जीवित कोशिका होता है। साथ ही साथ कोलेनकैमा में क्या होता है कि इसकी बीज का भी, इसकी कोशिकाओं के बीच का स्थान कम होता है। इसमें ये लिख लीजिएगा कि कोशिकाओं के बीच का स्थान कम होता है, कोशिका के बीच का स्थान कम होता है। ओके, ये हो गया। तो कोलेनकैमा के बारे में इतना जान लीजिएगा कि ये तो यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करता था, ये भी करेगा और ये भी करेगा। स्क्लेरेनकैमा भी यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। दूसरा बात ये कि ये भी जीवित कोशिका होता है। ये जो पेरेन्कैमा था, इसमें भी लिखे थे हम, ये भी जीवित कोशिका होता है, लेकिन ये मेरा मृत होता है, इसमें भी लिखेंगे ये मेरा मृत कोशिका होता है। ओके, और ये खास करके ये जो मेन है लचीलापन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पौधों में क्या करता है, लचीलापन प्रदान करने का काम करता है। और कोनों पर मोटी होती है, ये इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पौधों में लचीलापन कौन सा उत्तक करता है, तो लचीलापन प्रदान करने का काम ये इसी का है, कोलेनकैमा का है ना। और कोनों पर मोटी होता है, जीवित कोशिका होता है, और कोशिका के बीच का जो स्थान होता है कम होता है। और पेरेन्कैमा में बताए थे कि कोशिकाओं के बीच का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो स्क्लेरेनकैमा, इसके बारे में देखिए कि इसके बारे में चलिए अब देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए। तो स्क्लेरेनकैमा के बारे में देखते हैं। ये भी क्या करेगा, पौधों को यांत्रिक सहायता ये भी प्रदान करेगा। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा इसमें ये लिख लीजिए कि ये मृत कोशिका होती है। ये दोनों मेरा जीवित था, और ये क्या रहेगा, स्क्लेरेनकैमा, ये मृत कोशिका होता है। तो ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। ओके, ये मेरा मृत कोशिका से बना रहेगा। और इसकी कोशिकाओं के बीच का स्थान नहीं होता है, ये टाइटली पैक होते हैं ना, कोशिकाओं के बीच का स्थान। कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता, इसकी कोशिकाओं के बीच क्या होता है, स्थान नहीं होता है ना। और ये पौधे में हार्डनेस प्रदान करने का काम करता है। जैसे मान चलिए कोशिका, इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। ये कोशिका में क्या करेगा, हार्डनेस प्रदान करेगा। कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करता है ये कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि अब जो जैसे कोई पेड़ देखते होइएगा, उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है, छिलका, जिसको इस टाइप से हम लोग नोचते हैं तो वो गिर जाता है ना, बाहर से जो लगा हुआ रहता है, कोर कोशिका जैसे, तो वो जो होता है उसमें जो हार्डनेस होता है, तो ये इसी के द्वारा होता है।
स्क्लेरेनकैमा के द्वारा होता है। उसके बाद आप देखिएगा जो भी नारियल हम लोग खाते हैं, नारियल का जो बाहर वाला पोर्शन होता है रेशा जैसे, वो कितना हार्डनेस होता है, वो हार्डनेस कौन प्रदान करता है? ये स्क्लेरेनकैमा ही प्रदान करता है। उसके बाद जैसे सुपारी सब हो गया, उसके बाहर का जो छिलका होता है लगा हुआ होता है, कोई भी धान के भी देखिए बाहर का छिलका होता है लगा, बहुत सारे देखिए, एक हम लोग अखरोट खाते हैं उसका भी बाहर वाला छिलका देखिए कितना हार्ड होता है। तो ये जो बीज के ऊपर का जो पोर्शन होता है, बीज के ऊपर का जो कवर होता है, वो हार्डनेस उसमें प्रदान करने का काम करता है, स्क्लेरेनकैमा करता है। और अभी देखिए हार्डनेस किस वजह से होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 चीज़ देखना है इसमें कि ये जो मेरा जो नारियल का जो रेशा होता है ना, जैसे देखते हैं नारियल का जो रेशा होता है कितना हार्डनेस होता है। तो हार्डनेस किस वजह से होता है? क्या कि उसमें केमिकल सब्सटेंस लगा होता है, मतलब कि रासायनिक, जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट जैसे ही एक सब्सटेंस केमिकल्स उसमें लगा होता है, और उसको कहा जाता है क्या पता है आप लोग को? उसको कहा जाता है क्यूटीन, अच्छा लिग्निन। तो नारियल का रेशा में जो हार्डनेस होता है, तो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ की वजह से होता है। क्या होता है? लिग्निन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लिग्निन। लिग्निन की वजह से वो क्या होता है? कठोर होता है। चाहे लिग्निन की वजह से नारियल का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो कठोर होता है लिग्निन की वजह से। दूसरा अभी जो बताए थे कि जो पौधा का बाहर वाला पोर्शन है, पौधे का बाहर वाला पोर्शन है, जैसे वृक्ष हो गया, उसके बाहर वाला जो पोर्शन होता है कितना ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो हार्ड जो होता है ना, वो जो छाल जो होता है ना, बाहर का जो छाल होता है पौधे का छिलका बाहर वाला, वो जो हार्डनेस किसकी वजह से होता है? तो सुब्रीन नामक केमिकल्स की वजह से। क्या होता है? सुब्रीन नामक केमिकल्स होता है, इसी वजह से क्या होता है? उसमें हार्डनेस हो जाता है ना। और एक तीसरा और देख लीजिएगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान चलिए कि जो मेरा मरुस्थलीय क्षेत्र का पौधा, जैसे नागफेनी हो गया, कैक्टस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो उस सब का क्या होता है? बाहर वाला पोर्शन बहुत मोटा होता है, और उसमें मोम की जैसे एक लेयर चढ़ा, जैसे मोमबत्ती होता है ना, मोम वाइट वाला, उसी प्रकार से उसका जो ये होता है लीफ होता है, पत्ती होता है, उस पर मोटा वो लेयर चढ़ा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसे पानी बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, पानी को वो बाहर जाने से रोकने का काम करता है। और जैसे एक सीन पर हम लोग जो आँख देखते हैं, आँख है और एक कच्चा का पत्ता सब देखते होइएगा कि उसमें पानी देने के बाद छिटक जाता है, मतलब पानी उसमें नहीं ठहरता है। उसको हाथ इस तरह से कीजिएगा ना, तो उजला उजला निकलेगा, पत्ता को हाथ से रगड़िएगा तो उजला उजला होता है। तो वो जो निकलता है ना, उसी को कहा जाता है क्यूटिन। वो क्या होता है? वो मेरा क्यूटी नामक रासायनिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको, है ना, ज़्यादातर उससे पानी निकलने नहीं देता, पानी को बचा के रखता है ना। साथ ही साथ उसको और भी चीज़ों से, वाटर से भी, मतलब पानी से भी उसको रक्षा करने का काम करता है। और ये जो सुबेरिन होता है ना, जो बताए थे ना, पौधे की छिलका के ऊपर होता है, मतलब कि पौधे का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जो हार्डनेस होता है, उस पर सुबेरिन होता है। तो सुबेरिन का मेन काम ये होता है कि उसको, मतलब कि पानी और वायु से बचा के रखता है, तब ना पौधे के अंदर किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचता है। ये वाटर और क्या होता है? वाटर और एयर से क्या करता है? पौधों को बचाने का काम करता है। कौन? सुब्रीन नामक केमिकल। तो ये तीनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिग्निन पूछेगा तो जो नारियल का रेशा होता है उसमें जो हार्डनेस होता है लिग्निन की वजह से होता है। साथ ही साथ जो मेरा, और ये कौन सा उत्तक हो जाएगा? उत्तक पूछेगा तो स्क्लेरेनकैमा हो जाएगा। साथ ही साथ जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर का जो लेयर होता है कितना हार्डनेस होता है। चाहे आप सुपारी ले लीजिए, उसके ऊपर का भी लेयर बहुत हार्ड होता है। और उसके बाद एक हम लोग जो अखरोट खाते हैं, उसके ऊपर भी कितना हार्डनेस होता है, उसके अंदर से निकालने में कितना हम लोग को मतलब परेशानियां होता है। तो वो सब क्या होता है? स्क्लेरेनकैमा उत्तक वहाँ पर आ जाता है। सुब्रीन बता दिए, पौधे का जो बाहर वाला कोर कोशिका होता है, मतलब पौधे के बाहर वाला जो हार्डनेस वाला वो मृत होता है, तो उसमें क्या होता है? सुब्रीन नामक केमिकल्स होता है, और वो वाटर और एयर, मतलब पानी और वायु को उसके अंदर, पौधे के अंदर जाने से रोकने का काम करता है। इसीलिए देखिएगा कि पौधे को बरसात में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पानी पड़े वो अंदर से खराब नहीं होता है। तीसरा क्यूटीन होता है। क्यूटीन पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधे में पानी रोकने वाला जो केमिकल होता है वो क्यूटीन होता है। ये देखने में कैसे होता है? मोम के तरह होता है। मोम मतलब जो मोमबत्ती होता है वाइट वाला, उसी जैसे देखने में आता है। अब मेरा बच गया एक, ये तो मेरा सरल अस्थायी उत्तक को हमने पढ़ा दिया था कि पेरेनकैमा, यहाँ पे लिखा हुआ था कोलेनकैमा, और ये तीसरा था मेरा स्क्लेरेनकैमा। तो अब जो हम अगला पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक पढ़ेंगे। हम लोग जो बच्चे में कितना बार पढ़े हैं कि जैलम फ्लेम, जैलम फ्लेम।
जो जल पहुँचाता है, जल है वो जो जो भोजन बन जाता है, वो भोजन बना हुआ भोजन को पहुँचाने का काम करता है फ्लेम। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब जनरल कंपटीशन में पूछता है, ये सब सारा का सारा जनरल कंपटीशन का ही चीज़ें हैं जो कि क्लास 9 का चीज़ है, ठीक है ना। तो अगला दिन हम पढ़ेंगे सरल अस्थाई तक पढ़ लिए, पढ़ेंगे अब जटिल अस्थाई तक पढ़ेंगे, जैलम फलम, फिर उसका भी पार्ट्स पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब का ये मेरा पहला वीडियो जो है जो हमने पढ़ाया है। हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हो सकता है बोलने में या लिखने में, तो कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा। और